नमस्कार। द संतोष भारती शो में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ी कम बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे साथ 9 बजे शामिल होंगे महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ उन किस्सों के बारे में जो महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज फिर मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। आज मुस्कुराने का मौजू आप खुद तलाशी। आज प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से बातचीत की। विपक्षी दलों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम उन प्रस्तावों पर कायम हैं जो कृषि मंत्री ने किसानों को दिए, और अगर किसान चाहें तो उन प्रस्तावों के ऊपर बातचीत कर उन्हें स्वीकार कर मुझे फोन कर दें, मैं सिर्फ एक कॉल दूर हूं। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री अब ये शब्द बार बार दोहराने लगे हैं कि मैं एक कॉल दूर हूं। किसके लिए एक कॉल दूर है? सिर्फ किसानों के लिए, या किसानों के उन संगठनों के लिए जो आपके कृषि मंत्री से लगातार मिलकर के इन कृषि कानूनों का समर्थन करते रहे हैं? बहरहाल ये उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन मैं मानता हूं कि ये उनके लिए कह रहे हैं जो इस समय धरना दे रहे हैं। जिस धरने को हटाने के लिए उनकी पार्टी के वो लोग जो विधायक हैं और विधायक होने के साथ वो जाहिर है वहां के लोगों के प्रतिनिधि भी हैं, जिनमें वो लोग भी हैं जो असामाजिक तत्व हैं। और ऐसे लोग परसों आए गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली में सीमा बनाता है और दिल्ली के अंदर प्रवेश का रास्ता है, और कल और आज सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो पंजाब से रास्ता आता है दिल्ली की तरफ, वहां पर किसान डटे हुए हैं। कल और परसों रात में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक हिस्से के एमएलए आए थे, 2 एमएलए, उन्होंने शैतानी की कोशिश की। आज सिंघू बॉर्डर पर लोग आए, उन्होंने शैतानी की कोशिश की, और मजे की चीज, इन दोनों में वो लोग शामिल थे जो अपनी आइडेंटिटी छिपा नहीं पाए और वो एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए नेताओं के साथ खड़े दिखाई दिए। सबको पता चल गया कि कौन करा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, लोगों के मन में सचमुच एक संदेह पैदा हो गया है कि क्या आप सचमुच गंभीर हैं? क्योंकि आपने कहा है तो सारे विपक्षी दलों ने माना कि आप गंभीर हैं। उन्होंने अभी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है, क्योंकि तब तक जांच शुरू हो गई इजरायली दूतावास के सामने बम विस्फोट की, और किसानों की तो आज दिन भर कोई खबर ही नहीं आई। सिर्फ सोशल मीडिया पर खबर आई कि किस तरह उनके साथ मारपीट की कोशिश स्थानीय गांव वालों के नाम पर असामाजिक तत्वों ने की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि साख सरकार की है, लेकिन साख भी खत्म अगर किसी की हो रही है तो सरकार की ही हो रही है। सरकार को अपनी साख बचाए रखने की चिंता होनी चाहिए, नहीं तो जिन लोगों की साख खत्म होती है उनके उदाहरण आपसे पहले कई राजनीतिक दलों की सरकार के उदाहरण हमारे सामने है कि साख कैसे खत्म होती है। आपसे भी बहुत ज्यादा वोटों से कांग्रेस की सरकार बनी थी, श्री राजीव गांधी की, लेकिन 4 साल बीतते बीतते उन्होंने, लोगों को ये लगने लगा कि उन्होंने सत्ता में रहने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। मैं आपके ऊपर कोई ताना नहीं मार रहा हूं, आपको मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि सरकार वही होती है, लोग भी वही होते हैं, पर उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आपके साथ प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगी, क्योंकि आप अभी भी लोगों में ये विश्वास दिलाने में सफल हैं, सक्षम हैं कि मैं ही हूं जो इस देश के लिए कुछ कर सकता हूं। लेकिन आपने एक विकेट तो कल गिरा लिया, उसके लिए आपको बधाई, और आपने बहुत अच्छा किया। आज मुझे अन्ना हजारे के कुछ लोगों ने फोन किया कि प्रधानमंत्री जी ने तो पिछले 6 साल में अन्ना हजारे के एक भी खत का जवाब नहीं दिया, उसकी पावती भी नहीं दी, यानी एक्नॉलेजमेंट भी। मैंने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ये पता चल गया है कि अन्ना हजारे की हैसियत
महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री वाली ही है, उन्हें भेज दो, वो खुश हो जाएंगे। और आपने ये साबित कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आपने उन्हें भेज दिया। वो अपने साथ कृषि राज्य मंत्री को लेके गए केंद्रीय, कैलाश चौधरी को, और अन्ना हजारे ने अपना अनशन स्थगित कर दिया। उन्होंने क्यों अनशन की घोषणा की थी? शायद इसलिए कि उन्हें प्रेस में स्थान मिल जाए, मिल गया। लोग आशा करने लगे कि शायद अन्ना हजारे अनशन करेंगे, किसानों की समस्या को लेकर के सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव बनेगा। पर अन्ना हजारे ने तो ये साफ कर दिया, देवेंद्र फडणवीस की कोशिश की कि उनकी हैसियत ही नहीं है कि प्रधानमंत्री उनके खत का उत्तर दें। जब हैसियत थी तब मनमोहन सिंह जवाब देते थे, वो भी प्रधानमंत्री थे। पर आपने उनको उनकी हैसियत दिखा दी और बता दिया कि जो हमारे लिए काम करता है हम उसके लिए बाध्य नहीं है कि हम उसके खत का उत्तर दें, उसको पावती दें। महाराष्ट्र में पावती कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट दें। आपने नहीं दिया। और जाहिर है कि आपका राज्य मंत्री जाता था, उनके यहाँ की कुछ योजनाएं सैंक्शन कर देता था, वो गदगद होकर के लेट जाते थे। और आज भी वो सोए हुए हैं क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने उनके साथ उन्हें तैयार कर लिया कि उन्हें अनशन करने की जरूरत नहीं है, सरकार, केंद्र सरकार सोचेगी, इस सवाल पर सोचेगी। वो खुश हो गए। और एक फोटो हमने देखी कि उन्होंने कई लोगों की भीड़ के बीच में देवेंद्र फडणवीस के हाथ से एक ग्लास जूस का पिया। अब सवाल खड़ा होता है ये कि जब अन्ना हजारे ने अनशन ही नहीं किया तो जूस किस बात का पी रहे हैं? और देवेंद्र फडणवीस ये कौन सा नाटक कर रहे हैं उन्हें जूस पिला के, और अन्ना हजारे उस नाटक के मुख्य पात्र की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? मैं अन्ना हजारे की बहुत इज्जत करता हूं, अन्ना बहुत घूमे हैं, देखा है, पर यह हमने देखा है कि अन्ना हजारे किसी चीज में भी सातत्य नहीं है और उनकी अपनी विचारधारा कुछ नहीं है, उनका अपना सोच कुछ नहीं है। उनके द्वारा उठाया हुआ कोई भी सवाल किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है, और जब वो स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वो सवाल भी खत्म हो जाता है और अन्ना फिर उसे याद नहीं करते। उन्होंने अपने गांव का बहुत विकास किया, लेकिन उसके अलावा उनके क्षेत्र का क्या, उसका तो कोई विकास नहीं हुआ। उनके यहाँ पर जो विकास हुआ उसमें गांव के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन अन्ना हजारे की बात मैंने सिर्फ इसलिए आपको बधाई देने के लिए कि आपने ये बता दिया कि कौन किस योग्य है। अन्ना हजारे इस योग्य हैं ही नहीं कि आप उन्हें एक्नॉलेजमेंट दे सकें उनके खतों का, इसलिए आपने 6 साल से उनके सारे खतों को रद्दी की टोकरी में डाला और उसके ऊपर सोचा तक नहीं। अन्ना हजारे के अलावा आज महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है। लोग मानते हैं कि वो शहीद हुए और उन्हें नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गोली मारी। पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि वो नाथूराम गोडसे संघ का सदस्य है, क्योंकि संघ के लोगों से उसकी हॉबनॉबिंग, उसकी बातचीत तब तक सामने आती रही। पर आज एक नया तथ्य सामने आया कि वो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा के सदस्य थे, जिनका नाम नाथूराम गोडसे है, और उस के नाते उन्होंने गांधी जी को गोली मारी, क्योंकि हिंदू महासभा ये मानती थी कि गांधी जी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हिंदुओं के हित के खिलाफ पाकिस्तान को इतने पैसे दिए और वो हमेशा पाकिस्तान की मदद करने की बात करते हैं, जबकि पाकिस्तान की मदद नहीं करनी। पर इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि गांधी जी को हम क्यों सिर्फ 2 दिन याद करते हैं सार्वजनिक रूप पर, बहुत तेजी से। एक तो 2 अक्टूबर और दूसरा 30 जनवरी। हालांकि इस देश के बहुत सारे लोग उन्हें प्रतिक्षण याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दिन देखे हैं या वो दिन अपने बाप दादों से सुने हैं जब हम गुलाम थे और हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार अंग्रेज अपने थाने के जरिए, सिपाहियों के जरिए, या उन्होंने जिनको राय बहादुरी और खान बहादुरी दी थी जो जमींदार थे, उनके द्वारा। लोग अभी भी गांधी जी को याद करते हैं, पर वही याद करते हैं जिनके परिवार वाले गुलामी के कष्टों की, विरासत की कहानियां अपने परिवार को बता गए।
बाकी लोगों को अब इससे कोई मतलब नहीं है। बल्कि बाकी लोग तो, कई लोग तो सिर्फ अगर पूछा जाए कि गांधी जी का, बापू का पूरा नाम क्या है, शायद वो हिचके बताने में कि मोहनदास करमचंद गांधी है। क्योंकि शिक्षा का हाल ये है कि कई लोगों से पूछा गया कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, 26 जनवरी के दिन में ही उन्होंने कहा देश आजाद हुआ। लोगों ने कहा कि अच्छा 26 जनवरी को आजाद हुआ या 15 अगस्त? 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच देश आजाद हुआ था और हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये हमारे देश में ज्ञान का अपार भंडार पिछली सरकारों से लेकर के इस सरकार ने भरा है। इस ज्ञान के भंडार को देख करके सिवाय मुस्कुराने के, अपना सर पीटने के और क्या हो सकता है। पर मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि किसानों का अपना संघर्ष, किसानों का अपना त्याग, किसानों का अपना खेती को लेकर के और गांव को लेकर के कल्पनाशीलता, उनके सपने, उन्हें उनका स्वागत किया जाना चाहिए। किसान सिर्फ इसलिए नहीं सपने देख रहा है कि उसके परिवार का फायदा हो, वो इसलिए सपने देख रहा है कि इस देश की खेती से पैदा होने वाला अन्न इस देश के विकास में लगे। वो किसी पूंजीपति के गोडाउन में जाकर के स्कैरसिटी बढ़ाने का या अकाल की स्थिति पैदा करने में न लगे, इसलिए उसकी मालकियत वो अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार जो बहुत आसानी से कर सकती है, एक कानून बना सकती है कि किसान की पैदा हुई उपज, वो जो उसने वायदा किया है 50% लागत से ज्यादा देकर के खरीदेगी और एमएसपी उसके हिसाब से ही तय करेगी। पर अभी तक सरकार ने किया नहीं। किसान चाहता है कि उसकी उस उपज को, जो उस बड़े किसान की नहीं, छोटे किसान की भी उपज, जो 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 5 एकड़, 3 एकड़, 2 एकड़ का मालिक है और मेहनत करता है, उसकी फसल भी एमएसपी के द्वारा खरीदी जाए, ताकि फिर वो पूंजीपतियों और आड़तियों के चक्कर में न फंसे। आड़ती वाला सिस्टम उसको इसलिए फायदा करता है कि जब उसे जरूरत होती है वो आड़ती से पैसा ले लेता है, क्योंकि बैंक तो पैसा देता नहीं। और बैंक अगर पैसा दे तो एक खतरा पैदा हो जाता है कि वो सबसे पहले गांव में आकर के उसकी बेइज्जती करता है अगर वो कर्ज न चुका पाए। और कर्ज चुकाना इस चीज पर निर्भर करता है कि किसान की फसल कितनी हुई, ओला पाला बीमारी की वजह से फसल नष्ट तो नहीं हुई, और जो फसल पैदा करने के लिए खर्चा चाहिए वो भी उसे आड़तियों से मिल जाता है, बैंक से नहीं मिलता है। क्योंकि बैंक कर्ज देने के लिए भी, जो बैंक में कर्मचारी है वो कुछ एक, जिसको कहते हैं, एक सुविधा धन के रूप में, सुविधा शुल्क के रूप में घूस लेते हैं। इसलिए किसान अपनी जमीन अपने पास रख के, और नहीं चाहता है कि उसका भविष्य या उसकी जमीन बड़े कॉरपोरेट के पास चली जाए, गिरवी रखें। और वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी सारी चीज अफसरों के जाल में फंसकर कॉरपोरेट के पास चली जाए और उसे वो अपनी जमीन, उसकी मालकियत खोनी पड़े, क्योंकि उसने कॉरपोरेट से पैसा लिया है किसी चीज के लिए। अब वो कोर्ट में जा नहीं सकता, तो जाहिर है एसडीएम और डीएमई उसके भाग्य का फैसला करेंगे। इन्हीं सब का तो निदान चाहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अभी उन्हीं प्रस्तावों पे वहीं रुके हुए हैं। शायद कल किसान अपनी मीटिंग करेंगे, आज तो नहीं की उन्होंने, आज तो अनशन में व्यस्त थे। सद्भावना दिवस उन्होंने बताया है 30 जनवरी को, और गांधी जी के शहीदी दिवस पर उन्होंने सामूहिक उपवास किया। देश में बहुत सारी जगहों पे उपवास हुआ, और इसलिए उपवास किया उन्होंने ताकि वो लोगों के मन में भाईचारा पैदा कर सकें। पर भाईचारा कहाँ से पैदा करेंगे? पहले भी जमींदारों के गुंडे आते थे, जमींदारों के लठैत आते थे, और जो अनशन कर रहे हैं उनका सर फोड़ते थे, उन्हें भगाते थे। पुलिस उन्हें रात में पकड़ लेती थी, बहुतों को एनकाउंटर में मार देती थी। बहुतों को जेल में जाने से पहले इतना लाठी से पीटा जाता था कि उनकी पूरी देह 2 महीने 3 महीने तक चलने लायक नहीं रहती। ये आजादी के आंदोलन था। अब वही दोबारा दोहराया जा रहा है। हमारे यहाँ के सारे कानून अंग्रेजों के कानून हैं। हालांकि जब मोदी जी सरकार में आए थे उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे कानूनों को रद्द करेंगे,
आप इंटरनेट पे देखिए कितने कानूनों, कुछ कौन से कानून रद्द हुए हैं, उनकी कोई सूची है क्या वहां पे? नहीं। आप विभिन्न विभागों के साइट्स पे जाके देखिए कि जो कानून रद्द हुए हैं उनकी वहां सूची है क्या? मुझे नहीं दिखाई दी। आपको दिखाई दी हो तो आप जरूर मेरा ज्ञान बढ़ा सकते हैं और मुझे इस मसले में अज्ञानी करार दे सकते हैं कि ये कानून खत्म हुए और पुलिस उनका अब इस्तेमाल नहीं करती। आप देखिए और अपने साथियों का, अज्ञानी साथियों का, जैसे मैं हूं, मेरा ज्ञान बढ़ाइए। अब मैं आज के दिन की एक दूसरे महत्वपूर्ण कदम की तरफ आता हूं कि किसान जिस तेजी से उनका सेंटर बदला है, पहले वो सिंघू बॉर्डर था, टिकरी बॉर्डर था, अब वो गाजीपुर बॉर्डर है। यानी जो गाजियाबाद की तरफ से होती हुई उत्तर प्रदेश को सड़क जाती है, वहां पर अब किसानों का जमावड़ा है और वहीं पर किसान बड़ी संख्या में आकर अपने खाने का, पीने का सामान लेकर के आपस में बातचीत करते हैं, पंचायत कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? और जो व्यक्ति कल तक सिर्फ एक प्रवक्ता था, आज किसानों का सबसे बड़ा नेता बनकर के देश में डेवलप हुआ है। अब इस नेता को खरीदने के लिए, इसकी साख खत्म करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। उनको लगता है कि इस व्यक्ति को अगर अपने कब्जे में कर ले तो हम बहुत राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है उनका ये सोचना गलत है, क्योंकि इस बीच में राकेश टिकैत की समझ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी बढ़ी। और मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि इस देश में किसान संगठित होकर के अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने की योजना बना सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। यानी वो राजनीतिक दल किसानों का होगा जिसमें किसानों से जुड़े हुए लोग, किसानों से जुड़े हुए घोषणा पत्र को लेकर के विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे। इससे बहुत सारे दलों के सामने संकट पैदा हो जाएगा, सत्तारूढ़ दल के सामने भी, विपक्षी दलों के सामने भी और पेरिफेरी के अपोजिशन लीडर्स के सामने भी, जिनकी संख्या बहुत कमजोर हो गई है, नगण्य हो गई है। और वो इसलिए होगा कि उनके नेताओं को ये पता ही नहीं है कि देश में विचारधारा की राजनीति कैसे होती है। अगर विचारधारा की राजनीति का नया स्वरूप देखना हो तो मौजूदा किसान आंदोलन को देखना चाहिए, जो उन सारे हमलों का सामना कर रहे हैं जो प्रशासन और स्थानीय विधायक उनके ऊपर कर रहे हैं। और वो उनका सामना वाहे गुरु, सिंघू बॉर्डर पे हमने पता किया ना क्या हो रहा है। पता चला वहां लोग वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु कहिए कह रहे हैं, और हम उन सिखों के ऊपर हमला कर रहे हैं जिन सिखों ने परंपरा से हमारे लिए अपनी जानें दी हैं। आज उन सिखों के ऊपर आरोप वो लगा रहे हैं जो शायद आजादी के आंदोलन में या मुगलों से जब लड़ाई हो रही थी तो उनके परिवार वाले कहीं न कहीं देशभक्त ताकतों के खिलाफ देशद्रोहियों की मुखबिरी कर रहे थे। मुझे ऐसा ही लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, पर अगर तलाशेंगे तो ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि आखिर ये जीन्स आए कहां से धोखा देने वाले, जीन्स आए कहां से जहां से आदमी झूठ बोलता है। ये आदतन नहीं होता है, ये आपके पूरे शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आप स्वाभाविक रूप से झूठ और गलत बोलने लगते हैं। मेरी इन बातों से उन लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जिन्हें परेशानी हो रही है, मैं गांधी जी के शब्दों में कहता हूं, हे प्रभु उन्हें क्षमा करना जो सच्चाई नहीं समझ रहे हैं। हे ईश्वर उन्हें माफ करना जो लोगों की तकलीफ और कष्ट नहीं समझ रहे हैं और अत्याचारियों को और अन्यायियों के साथ। गांधी जी कहते थे, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों से दूर हमसे कीजिए। ये प्रार्थनाएं खत्म हो गई। ये प्रार्थनाएं गांधी जी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। गुजराती में उनका भजन मशहूर था, वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीर पड़ाई जान, मतलब भगवान का आदमी वैष्णव जन
वही हो सकता है जो दूसरे की पीर समझता हो। पर यहाँ तो पीर देने वाले अपने को भगवान का भक्त कह रहे हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग अपने को राम भक्त कह रहे हैं। और अब थोड़े दिनों में कृष्ण भक्त और शिव भक्त भी इसी श्रेणी में आने लगेंगे, क्योंकि वो कृष्ण की उस प्यार भरी मुस्कुराहट को भूल जाएंगे जो वो शख्स बांसुरी लेकर के और प्यार के संदेश दिया करता था। लोग भगवान शंकर की शिक्षाओं को भूल जाएंगे, जिनके साथ भूत प्रेत जैसे सांप बिच्छू सब उनके साथ रहते थे, मतलब सबके वो भोलेनाथ थे। लेकिन आज भोलेनाथ के भी भक्तों में वही हैं जो बाकी लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ये वक्त है, अगर कहीं कृष्ण भगवान में ताकत है या भगवान शिव में ताकत है या भगवान राम में ताकत है, तो ऐसे लोगों का दिमाग भी तो थोड़ा बदलने का आशीर्वाद दें, दिमाग बदलने का भी तो उन्हें प्रेरणा दें कि इस देश के हर गरीब की, हर दीन दुखी की पीड़ा, उसका दुख उनकी आंखों में आए। और ये काम मोहनदास करमचंद का था, बापू का था। दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था 47 को, 15 अगस्त 1947 को, और बापू नोआखली में थे। बंगाल में नोआखली एक जगह है जो उस समय सीमा के पास है, और वो नोआखली में दंगा हो गया था हिंदू मुसलमान, वो वहां उस दंगे को शांत कर रहे थे और आखिर में उन्होंने आमरण अनशन किया, जिसकी वजह से दंगा खत्म हुआ। ये गांधी जी का नैतिक बल था। गांधी जी के सामने कितना भी बड़ा आदमी आता था, वो उन गांधी जी उसकी बात सुनते थे और गांधी जी उन्हें समझाते थे कि क्या सही है क्या नहीं। मैंने कल आपको कई सारे किस्से सुनाए जिसमें गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू से भी कहा, नमक बना के तो देखो। उन्होंने जब बनाने की कोशिश की, जेल में चले गए, जेल से उन्होंने लिखा, बापू मैंने करके देख लिया। आज हमें गांधी जी याद नहीं है, लेकिन विदेशों में गांधी जी बहुत पूजनीय हैं। उनकी बहुत सारी मूर्तियां इस दुनिया में हैं। क्यों मूर्तियां हैं? क्योंकि लोग उनका आदर करते हैं। गांधी जी की जितनी मूर्तियां हैं उतनी लेनिन की मूर्तियां, स्टालिन की मूर्तियां या माओ की मूर्तियां नहीं है, गांधी जी की मूर्तियां हैं। गांधी जी की जितनी मूर्तियां हैं उतने मंदिर भी दुनिया में नहीं है जितनी गांधी जी की मूर्तियां हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां की आम जनता गांधी जी के सिद्धांतों में, उनके अहिंसा के सिद्धांतों में आज भी विश्वास करती है। अगर आपने नहीं नाम सुना है तो आप सुन लीजिए मार्टिन लूथर किंग का नाम, आप सुन लीजिए नेल्सन मंडेला का नाम, जिन्होंने 27 साल जेल काटी। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सबसे जांबाज नेता। इन दोनों को पढ़ लीजिए कि इन्होंने गांधी जी को किस रूप में कहा है। चे गुवेरा आए थे, उन्होंने गांधी का कई शब्दों में वर्णन किया है, देख लीजिए। गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं, गांधी जी के बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली क्या कहते हैं, चर्चिल क्या कहते हैं। गांधी जी को गाली देते थे, लेकिन उनको देख करके कांप जाते थे। गांधी जी के सामने ब्रिटिश सरकार बेबस हो गई। गांधी जी एक कपड़े की धोती लपेटे हुए लंदन की सड़कों पर जब घूमे, पूरा लंदन उनके दर्शन के लिए सड़कों के ऊपर आ गया। ये कौन फकीर जा रहा है जिसने पूरी ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। वो दो बार गोल्ड मैच के लिए लंदन गए और दोनों बार वो इतिहास रच के लौटे। ऐसे थे हमारे प्यारे महात्मा गांधी, प्यारे बापू, जिनका शहीदी दिवस आज हम मना रहे हैं, जिन्हें हम याद कर रहे हैं, और जिनके ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी से हम अभी थोड़ी देर में आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे कुछ बातचीत सुनाएंगे। तो मैं संतोष भारती आपसे इस आशा के साथ कि आपकी मुस्कुराहट में भी वही ताकत, वही ताजगी, वही पवित्रता बच्चे जैसी आए जो महात्मा गांधी की मुस्कुराहट में, और महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर सरकारों को और विपक्षी दलों को भी ये प्रेरणा मिले कि उनमें कुछ गांधी जी के गुण आए, ताकि
जिस तरह दुनिया में गांधी जी का नाम है, उस तरह राजनीतिक दलों के नेताओं का भी कुछ तो नाम हो, लोग उन्हें प्यार से याद करें, घृणा से नहीं। तो संतोष भारती शो में आज इतना ही, और फिर वही विनती, जब सवेरे उठें कम से कम 10 लोगों को मुस्कुरा करके देखें, उनका भी दिन अच्छा होगा, आपका भी मन उत्फुल्लित और प्रफुल्लित होगा, खुश होगा कि आपने 4 लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखी। संतोष भारती शो में आज इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।